होल किक शैडो के कोर्ट यार्ड के अंदर तमागो और पेड्रो आमने सामने आ जाते हैं। पेड्रो, मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ। सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब मत करो और चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। बिल्कुल भी नहीं। और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तमागो और पेड्रो एक दूसरे पर दे दनादन हमले कर रहे थे। आज मैं यहाँ पर मेरे मरे हुए दोस्त का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। और इसी के साथ हम एक बैक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर हम पेड्रो के एक दोस्त यानी कि ज़ैपो को देखते हैं। ये पेड्रो का एक बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था और ये दोनों होल किक आइलैंड पर आए थे, जहाँ पर इनकी मुलाकात पैकॉम्स के साथ हो जाती है। और इतने सालों के बाद अपने भाइयों से मिलकर पैकॉम्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद ये लोग रोड पोनिग्लिफ की कॉपी को चुराने के लिए ट्रेजरी हॉल के अंदर घुसपैठ कर देते हैं और सभी चेस सोल्जर्स और तमागो मिलकर इन्हें कॉर्नर कर देते हैं। पेड्रो अपने एक सिंगल अटैक से तमागो की जो लेफ्ट आई होती है उसे पूरी तरह से खराब कर देता है, लेकिन इनकी बुरी किस्मत कि तभी यहाँ पर बिग मॉम आ जाती है। बिग मॉम इन तीनों को पकड़ लेती है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मेरी ही टेरिटरी में आकर मेरे ही पोनिग्लिफ को चुराने की कोशिश की और तो और तुमने मेरे क्रू मेंबर की आंख तक फोड़ दी और अब तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। और बिग मॉम ज़ैपो की लाइफ स्पैन को लेना शुरू कर देती है। तुम्हें अपनी लाइफ स्पैन का 100 साल मुझे देना होगा। तो ज़ैपो की मौत हो जाती है। ये देखकर पेड्रो को यकीन ही नहीं होता है और रोने लगता है। इसके पास तो सिर्फ 30 ही साल थे, जिसका मतलब है कि बाकी का लाइफ स्पैन मैं तुमसे लूंगी। पैकॉम्स बिग मॉम के सामने रोना शुरू कर देता है। प्लीज मेरे खातिर मेरे भाई पेड्रो पर थोड़ा सा रहम खाइए और मैं 70 साल की जगह इसके अंदर से 60 साल की लाइफ स्पैन को बाहर निकालूंगी। तभी पेड्रो अपनी एक आंख को फोड़ देता है और कहने लगता है कि बिग मॉम मेरी इस एक आंख के बदले में बताओ तुम मेरे कितने लाइफ स्पैन को लोगी। और तमागो, पैकॉम्स सभी लोग पेड्रो के इस एक्शन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मैं अब यहाँ पर नहीं मर सकता क्योंकि डॉन ऑफ द न्यू वर्ल्ड बहुत ही जल्द आने वाला है और मैं उसे देखे बिना नहीं मर सकता। तो ठीक है, फिर इसके बदले में मैं तुम्हारे अंदर से 50 साल के लाइफ स्पैन को लूंगी। जिसके बाद ये पेड्रो को यहाँ से जाने देती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर तमागो पेड्रो को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। जिसके बाद एक जोरदार किक मार के इसे दीवार के साथ सटा देता है और कहने लगता है कि मुझे मेरा जवाब अब तक नहीं मिला है। बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जरा इस जगह को गौर से देखो। क्या इस जगह को देखकर तुम्हें वो डरावनी रात वापस से याद नहीं आ जाती क्या कि तुमने 5 साल पहले यहाँ पर अपने दोस्त को खो दिया, अपनी जिंदगी के 50 साल गवा दिए। इसके बावजूद भी मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए। अभी भी वक्त है, हार मान लो। मैं हार कभी नहीं मान सकता। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स वो हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ। उन लोगों ने मेरे होम टाउन को बचाया है। उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है जिसे चुकाए बिना मैं कभी नहीं मर सकता। और मुझे लगता है कि स्ट्रॉ हेड ही वही इंसान है जो कि आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। एक ऐसा उभरता हुआ सवेरा वो लेकर आएगा जिसे मैं हमेशा से देखना चाहता हूँ। जिसके बाद पेड्रो कैट वाइपर के द्वारा कही गई उस बात को याद करता है, जहाँ पर कैट वाइपर ने कहा था कि मेरी इस बात को कहीं पर तुम लिख लो पेड्रो कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स वही हैं जिनका हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये वही लोग हैं जो कि आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल कर रख देंगे। और प्रेजेंट में पेड्रो तमागो से कहने लगता है, एक बात कान खुलकर सुन लो, स्ट्रॉ हेड पायरेट्स तुम्हें भी सरपास करके रख देंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ओबियो, ये कौन सी दुनिया में जी रहे हो कि तुम्हें नजर नहीं आता? इस वक्त स्ट्रॉ हेड पायरेट्स पूरी तरह से हमारे जंगल में है। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम किस जगह पर खड़े हो? ये होल किक आइलैंड है। हाँ तो इससे क्या, मुझे स्ट्रॉ हेड्स पर भरोसा है और मैंने अपनी बच्ची कुछ जिंदगी उसी के नाम कर दी है। और ऐसा बोलकर तमागो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तमागो मेरी बात को गौर से सुन लो, मैं यहाँ पर तब तक नहीं मरने वाला जब तक मैं स्ट्रॉ हेड के मिशन को अंजाम नहीं दे देता। अब पेड्रो जोश में आ जाता है और एक सिंगल अटैक से ही तमागो की तलवार को तोड़कर इसके पेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का अंडा बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर लूफी बार बार अपने हाथों को तोड़ने में लगा हुआ था। लूफी ऐसा मत करो, ये पागलपन है। तुम्हें मालूम भी है तुम कर क्या रहे हो? हाँ? डॉमी, अगर हम यहाँ पर खाली हाथ बैठे रहेंगे तो कोई यहाँ पर हमें बचाने नहीं आने वाला। तुमने सुना ना आगे ये लोग क्या करने वाले हैं और मैं इसे होने नहीं दे सकता। मुझे अगर यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने हाथों को काटना भी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पर इस बिग मॉम की मैं बैंड बजा कर ही रहूंगा। इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं उसे चुपचाप ये सब करते हुए नहीं देख सकता। लूफी मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। नामी चुप हो जाओ और तुम भी अपने हाथों को तोड़ दो। साले लूफी पागल हो गया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो ठीक है फिर, मैं जो कर रहा हूँ मुझे ये करने से मत रोको। लूफी मैं तुम्हें ऐसा करता हुआ नहीं देख सकती हूँ। नामी, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं इस स्टूपिड सी जगह पर बस इंतजार करते हुए नहीं बैठ सकता। लूफी के हाथों के चटकने की आवाज सुनकर नामी रोने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज कोई लूफी को रोको। और यहाँ पर सांजी ने पुडिंग के लिए खाना तैयार कर दिया है, लेकिन सांजी ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसने बहुत सारा खाना बना लिया था और खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर मैं क्या सोचकर इतना सारा बना रहा था। पूरे पिंड ने तो इसे नहीं खाना है, सिर्फ एक लड़की ने खाना है। और सांची ने यहाँ पर हर एक स्ट्रॉ हेड की फेवरेट डिशेस को यहाँ पर बना दिया है। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ वो इतना सारा नहीं खा सकती है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। और ऐसा बोलकर दोबारा से पुडिंग के ख्यालों में खो जाता है और सांची बहुत सारे रोजेस को पिक करके और उसके लिए बनाए गए लंच बॉक्स को लेकर पुडिंग के रूम की तरफ जाने लगता है। जहाँ पर जैसे ही पुडिंग के डोर के पास जब सांची पहुँच जाता है तो इसके रूम का डोर बताने लगता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो। आखिर मैं क्यों नहीं जा सकता? हाँ, जिस पर डोर बताती है कि बस तुम नहीं जा सकते हो सकता है कि पुडिंग अभी कपड़े बदल रही होगी और ब्लश करते हुए पुडिंग को इमेजिन करने लगता है
चलो ठीक है, फिर मैं उसके लिए दरअसल कुछ लाया था। क्या प्लीज तुम उसे मेरी तरफ से ये सब कुछ दे सकती हो प्लीज? मैं जी आपके सारे एफर्ट्स देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी मैं उसे ये नहीं दे सकती हूँ, समझा करो। ये सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है और ये सारा सामान लेकर यहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद सांजी को याद आता है कि पुडिंग के रूम के बाहर एक बैल्कनी है, तो शायद ही वहाँ पर जाकर उससे कांटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद सांजी वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और सांजी पुडिंग के बारे में सोचने लगता है। शायद इस वक्त वो अपने कपड़े चेंज कर रही होगी। वैसे तो मुझे इसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी कल तो मैं पुडिंग का हस्बैंड बनने ही वाला हूँ, तो अगर किसी को पता भी चल जाता है तो वो मुझे माफ कर ही देगी। पुडिंग मेरी सोनी है, हाँ, कितनी क्यूट लग रही होगी ना। और सांजी पुडिंग के रूम के बालकनी वाले एरिया में पहुंच जाता है और सांजी को पुडिंग के हंसने की जोरों शोरों से आवाजें आने लगती हैं। चलो अच्छा है, इस वक्त उसका मूड अच्छा है। पुडिंग हेलो। और जैसे ही सांजी उसकी विंडो से इसे पुडिंग कहकर आवाज देने वाला होता है तो सांजी देखकर हैरान हो जाता है कि रेजू इस वक्त इसके साथ थी इसके कमरे में। ये क्या, आखिर रेजू यहाँ पर क्या कर रही है? ये चल क्या रहा है? और सांजी के सामने पुडिंग अपना चेहरा छुपाकर जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन अगले ही पल सांजी जो देखता है उसे देखकर सांजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पुडिंग जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है तो इसकी 2 नहीं बल्कि 3 आंखें होती हैं और एक बहुत ही ज्यादा डरावनी सी स्माइल देते हुए पुडिंग रेजू से कहने लगती है, कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे उस बेवकूफ और लो क्लास पायरेट भाई से शादी करूंगी? सच में तुम लोग कैसे यकीन कर सकते हो कि मेरे जैसी एक लड़की उस जैसे एक बेवकूफ के साथ शादी करेगी? ऐसा कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। और पुडिंग के मुंह से इस बात को सुनकर सांजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सांजी का चेहरा उतर जाता है। मैं मामा की बहुत ही ज्यादा फेवरेट हूँ, स्पेशली इसलिए क्योंकि मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर हैं। मुझे वो जो भी एक्ट करने के लिए कहती हैं, मैं उस रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले करती हूँ। और इस बार मुझे ये टास्क दिया गया था कि मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को अपने जाल में फंसाकर उनका ट्रस्ट गेन कर लूँ। और देखो ये काम कितना ज्यादा आसान निकला। सिर्फ मेरी फैमिली के जो बहुत ही ज्यादा क्लोज मेंबर्स हैं उन्हीं को मेरी असलियत के बारे में मालूम है। तुम्हारे उस डम भाई को मैं जब जब देखती हूँ मुझे उससे एक अलग ही चिढ़ मचती है। भले ही तुम्हारा भाई मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करता हो, लेकिन एट द एंड वो है तो एक बेवकूफ इंसान ही जो कि मेरी मीठी मीठी बातों में आ गया। जरा देखो मैंने कितनी आसानी से स्ट्रॉ हैट्स को बेवकूफ बना दिया और तुम्हारे भाई को भी। और सांजी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ पर लूफी चिल्लाकर कहता है कि पुडिंग की बच्ची, मैं तुझे हर हालत में सबक सिखा कर ही रहूंगा। और नामी की हालत रो रो कर खराब हो चुकी है। लूफी प्लीज ऐसा मत करो, तुम अपने हाथों को तोड़ दोगे। ओए मुंडिया, बस कर यार, कितना चलाना तू, बस कर बस कर। साले मोटे रुक जा तू। लूफी का दिमाग खराब हो जाता है और अपने सर को उस आयरन बार से टकराने लगता है। बस एक बार मोटे मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, उसके बाद तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सभी लोग जिंदगी भर याद रखोगे। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर पुडिंग ने लूफी और नामी के कानों में उस बात को कहा था जिसे सुनकर लूफी और नामी दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। यहाँ पर पुडिंग लूफी और नामी से कहती है कि मैं सांजी से शादी नहीं कर सकती हूँ, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे वेडिंग डे वाले दिन खुद ही अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी। और तुम्हारा वो जो बेवकूफ दोस्त है वो इस वक्त पूरे तरीके से मेरे चंगुल में आ चुका है। और चिंता मत करना स्ट्रॉ हैट, तुम भी अपने दोस्त के साथ यहीं पर मारे जाओगे और तुम में से कोई एक भी ओलकिक आइलैंड से बाहर जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर पुडिंग रेजू से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जर्मा की ये जो सो कॉल्ड इविल आर्मी है वो सबसे ताकतवर आर्मी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि ये तो तुम बेवकूफों की आर्मी है। तुम्हें क्या लगता है कि बिग मॉम जैसी एक बड़ी एम्परर तुम्हारे जैसों के साथ हाथ मिलाएगी? हाँ, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाएगी? मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मामा को बस तुम्हारी वो क्लोन आर्मी और जर्मा की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से मतलब है। इससे ज्यादा उसे तुम में ये तुम्हारी किसी भी फैमिली मेंबर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मामा इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बना भी लेते हैं फिर भी तुम लोग मामा को कभी भी ओबे नहीं करने वाले हो। और जो लोग मामा की बातों को नहीं सुनते, मामा को उनकी जरूरत नहीं। वैसे भी मामा ये भी जानते हैं कि अगर वो सीधा सीधा तुमसे तुम्हारी टेक्नोलॉजी मांग लेती तो तुम लोग उसे कभी नहीं देने वाले थे। इसी वजह से हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। और वैसे भी पूरी की पूरी जर्मा किंगडम अभी हमारी टेरिटरी के अंदर है और कल मामा तुम सभी को एक साथ मौत के घाट उतार देगी, साथ ही पूरी दुनिया से तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। और रेजू इसकी बातों को सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती है और बाहर सांजी ये सारी बातें सुन रहा होता है। सांजी का दिल टूट चुका है। भाई बेचारा सांजी यार। सांजी बस चुपचाप खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कल जब तुम्हारी जान को लिया जाएगा तो ज्यादा चिल्लाना मत और ज्यादा झटपटाने की कोशिश मत करना, है ना? वरना हमारा जो वेडिंग केक है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और अगर वेडिंग केक को कुछ भी हो गया तो मामा पूरी तरह से पागल हो जाएगी। जिसके बाद पुडिंग एक स्पेशल टाइप की पिस्टल को दिखाती है। इसका नाम .36 कैलिफर वॉकर है और एक बहुत ही स्पेशल टाइप का वेपन है रेजो, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि शील्ड का यूज करते हैं या जिनकी बॉडी शील्ड की तरह होती है, क्योंकि बुलेट्स एक स्पेशल तरह की कैंडीज होती हैं। और अगर तुम अभी अपने रेड सूट में भी होती तब भी मैं इसका यूज करके तुम्हें बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर सकती थी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि अगर तुम सभी लोग अपने उस सूट में भी होगे तो ये वेपन या बुलेट्स तुम्हारी बॉडी को भेद नहीं पाएंगे, तो मामा ने उसी के लिए खास तौर पर इस वेपन को बनाया है। मुझे कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है। जरा सोच के तो देखो यार, जिस लड़की पर सांजी इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, जब वही लड़की उसे गन पॉइंट पर रख देगी तब उसका रिएक्शन कैसा होगा। और जेली और कारपेट ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी लोग सांजी का मजाक उड़ाते हैं और सांजी बाहर से ये सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद पुडिंग बताने लगती है कि तुम्हारा भाई कितना ज्यादा बेवकूफ है रेजो। क्या तुम्हें मालूम है कल उसने मुझे कितने
घटिया तरीके से प्रपोज किया। वो इतना ज्यादा हिलेरियस था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। और रीजू सांजी को कॉपी करना शुरू कर देती है। वो ऐसे मेरे पास अपनी बुद्धि शक्ल लेकर आया और अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने उससे पूछा हो, हाँ भी बता तुझे क्या दिक्कत है। मेरे पास आकर कहता है कि 10 साल पहले उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बेकार थी, लोग मुझे फेलियर बुलाते थे, मुझे क्या लेना देना भाई, तो अपना काम करे। फिर मैं घर से भाग गया, अपने दोस्तों से मिला जिनके साथ मैंने एडवेंचर किया, पर फिर मेरे एडवेंचर काइंड यहाँ पर आकर हो गया। वही तुम सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त उसका फेस कितना ज्यादा घटिया लग रहा था। भाई कितना पागल इंसान है यार वो, मैंने उसके जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। मैंने उसके सामने 4 आंसू बहाए होंगे गिनके, उसे लगा कि मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ, 4 आंसू से पागल हो गया। और ये सारी बातें सांजी बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। सच में यार मर्द बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं। और ये सुनते साथ ही सांजी के हाथ से वो फ्लावर बुके नीचे गिर जाता है और साथ ही उस खाने को भी गिरा देता है जो कि पुडिंग के लिए लेकर आया था। इसकी सिगरेट भी भीग चुकी थी और अपने लाइटर से उसे जलाने की कोशिश करता है। और पुडिंग सांजी के द्वारा कही गई हर एक बात का मजाक उड़ा रही होती है कि कैसे इसने सांजी को हक किया। और सांजी ने इसे कहा कि पुडिंग तुम मेरा सुकून हो, तुम ही मेरी होने वाली सुनिए हो, चलो कल जाकर शादी कर लेते हैं। और रीजू बस अपनी आंखों को बंद करके अपने मुंह को साइड कर लेती है क्योंकि रीजू से अपने भाई के बारे में ये सब कुछ सुना नहीं जा रहा था। ऐसे फेलियर से कौन लड़की शादी करना चाहेगी यार, खुद बता रही जू। ऊपर से जरा मेरे स्टेटस को देख, तुम लोगों को किस एंगल से लगता है कि मैं उस जैसे एक फेलियर को डिजर्व करती हूँ। अगर मुझसे शादी करवानी ही है तो भाई किसी प्रिंस चार्मिंग को लेकर आओ ना, उस जैसे फेलियर को नहीं। और सांजी बाहर बारिश में अपने लाइटर को जलाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उससे नहीं जल रहा होता। सांजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सांजी रो रहा था। और तभी पुडिंग का वो जेली वाला दोस्त कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसे ठीक करना होगा क्योंकि इसका बहुत सारा खून बह चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत ही जल्द मारी जाएगी। हाँ ठीक है यार, चलो अब मजाक का वक्त खत्म होता है, चलो कुछ सीरियस काम किया जाए। वैसे भी हम इसे यहाँ पर मरने नहीं दे सकते हैं, वरना कल का दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और जिस चीज के लिए हमने इतने दिनों से मेहनत की है वो भी बर्बाद हो जाएगा। वैसे तुम्हारे उस बेवकूफ भाई के बारे में खुलकर तुमसे बात करके ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, पर फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ पर अभी मरने नहीं दे सकती हूँ क्योंकि कल तक तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि हम पूरी विंस्मोक फैमिली को एक साथ एलिमिनेट कर सकें। पर अफसोस की बात है कि मुझसे एक गलती हो गई और वो ये है कि तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है रीजू, पर कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। पुडिंग रीजू के करीब जाने लगती है। आखिर तुम मेरे साथ करने के वाली हो, ये काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अपना हाथ उठाकर सीधा रीजू के सर के अंदर डाल देती है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इसकी सारी मेमोरीज को बाहर निकालना शुरू कर देती है। दरअसल मैंने मेमो फ्रूट खाया है रीजू, जिसकी वजह से मेरा डेविल फ्रूट मुझे ये ताकत देता है कि मैं जिसकी मर्जी चाहूँ उसकी मेमोरीज से छेड़छाड़ कर सकती हूँ। और पुडिंग रीजू की मेमोरीज को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है और ऐसा कर देती है कि जो घुसपैठिए यहाँ पर आए थे उनके साथ वो जो चेस सोल्जर्स थे वो फाइट कर रहे थे और उसी फाइट के दौरान रीजू बीच में आ गई और उसे एक गोली लग गई। एक गोली बस गलती से लग गई जिसकी वजह से ये इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई और ये छेड़छाड़ करते साथ ही इसकी सारी मेमोरीज को दोबारा से इसके दिमाग में डाल देती है जिसकी वजह से रीजू अनकॉन्शियस हो जाती है। और पुडिंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि इसे अपने रूम के पास छोड़ाओ और बाहर सांजी भी यहाँ से जा चुका था। अब इसके बाद हम ब्रूक को देखते हैं। यहाँ पर ब्रूक को देखकर जियोस और प्रोमेथियस कहने लगते हैं, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, क्या इसे सच में लगता है मामा ये आपको चैलेंज कर सकता है? हाँ मैं इसलिए आया हूँ और मैं स्पोनिग्लिफ की कॉपी को लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद ब्रूक एक ओपनिंग ढूंढना शुरू कर देता है और फाइनली मामा के पीछे से आकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर जियोस ब्रूक को धर दबोचता है और इस पर अपनी पर्पल लाइटनिंग का यूज करके हमला कर देता है कि तभी यहाँ पर प्रोमेथियस भी अपनी ब्लेजिंग फायर का यूज करके ब्रूक पर अटैक कर देता है। हमारे रहते तो मामा पर एक खरोच भी नहीं लेकर आ सकते हैं, समझ गए ना? प्रोमेथियो और जियोस दोनों मिलकर ब्रूक पर हमले करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रूक इनसे डॉज करते हुए हवा में जंप लगाकर सीधा मामा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर यहाँ पर प्रोमेथियस की मदद से बिग मॉम घुमाकर सीधा ब्रूक पर एक मुक्का मारती है जिसकी वजह से ब्रूक सीधा दीवार पर जाकर लगता है और इसकी हैट भी जल जाती है। तो बताओ ब्रूक के बच्चे, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो हाँ? या सरेंडर करना चाहते हो? जिस पर ब्रूक खड़ा हो जाता है और अपने गिटार को बाहर निकाल कर कहने लगता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, अभी भी मेरे पास कुछ ट्रिक्स बची हुई हैं। मुझे अच्छे से मालूम है यहाँ पर ये जो सोल से बने हुए क्रीचर्स हैं इन सभी की कमजोरी क्या है। और ऐसा बोलकर ब्रूक अपनी सोल किंग अटैक का यूज करता है और जैसे ही ब्रूक अपने गिटार को प्ले करता है तो यहाँ पर जियोस और प्रोमेथियस को कुछ होने लगता है और इन्हें ऐसी अजीब सी हरकतें करते हुए देखकर मामा भी हैरान हो जाती है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर ये तीनों स्माइल करने लगते हैं जिसे देखकर ब्रूक शॉक्ड हो जाता है। क्या तुम लोगों को कुछ हो नहीं रहा क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो नाटक कर रहे थे। तुम सच में एक बहुत ही अच्छे मैजिशियन और एक यूनिक तरह की क्रीचर हो, तुम्हें तो मेरी कलेक्शन में ऐड करना ही होगा। हड्डी के ढांचे, तो अब चुपचाप खुद को सरेंडर कर दो। बढ़िया मेरी बात सुन ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जिसके बाद जियोस मैदान में उतर जाता है और लगातार एक के बाद एक पर्पल लाइटनिंग का यूज करके ब्रूक पर हमले कर देता है, इससे पूरी तरह से भून देता है कि तभी प्रोमेथियस यहाँ पर आ जाता है और कहता है, अब जरा मुझे हाथ आजमाने दो। प्रोमेथियस भी ब्रूक पर हमला कर देता है और ब्रूक की हालत खराब हो जाती है। तुम दोनों से एक काम भी नहीं होता, कहीं तुमने इसे मार तो नहीं दिया? हट जाओ। और ब्रूक को बेहोश देखकर बिग मॉम जैसे ही अपने हाथ को ब्रूक की तरफ बढ़ाती है तो ब्रूक किसी कॉकरोच की तरह रेंगते हुए इसके चंगुल से आजाद हो जाता है। आखिर तुम ऐसी कंडीशन में मूव भी कैसे कर पा रहे हो? मैं तुम्हें मेरी कलेक्शन में शामिल करना चाहती हूँ, इसीलिए अभी तक तुम्हें जिंदा रखा है, तो बेहतर होगा कि मेरे सब्र का इंतहा मत लो। और
और तभी ज़्यूस और प्रोमेथियस आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर कौन इसका काम तमाम करेगा। और इनकी इस फाइट का फायदा उठाकर ब्रूक सीधा जाकर बिग मॉम पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर नेपोलियन आते साथ ही एक जायंट स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा ब्रूक पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ब्रूक की जो खोपड़ी थी उसके अंदर क्रैक पड़ जाता है और सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है। लगता है इसका जोश ठंडा पड़ चुका है, चलो अभी इसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी ब्रूक दोबारा से खड़ा हो जाता है और दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर बिग मॉम शॉक्ड हो जाती है। आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते? तुम भी इस बात को अच्छे से जानते हो कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, तो बार बार लड़ना क्यों चाहते हो? हाँ, वो भी बस एक पत्थर के लिए। मेरे कैप्टन को इस रोड पानी क्लिफ की जरूरत है, तो मैं इसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। पहले तुम यहाँ पर सांची के लिए लड़ रहे थे और अब तुम मेरे रोड पानी क्लिफ के पीछे पड़े हुए हो। हाँ बिल्कुल बढ़िया। और रही बात सांची की, तो मैं सांची को अच्छे से जानता हूँ। सांची एक नंबर का ठरकी है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु है। और अगर उसने अपना मन बना लिया है कि वो वापस नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा। मैं नहीं जानता कि तुमने उसके साथ क्या किया और वो तुम्हारी सारी बातें क्यों मान रहा है, लेकिन सांची एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। और अगर सांची ने खुद को किसी और के लिए सैक्रिफाइस करने का मन बना लिया है, तो कोई भी उसके फैसले को बदल नहीं सकता है। और मेरा कैप्टन जो कि खुद पर यकीन रखता है, वो जानता है कि वो हर हाल में सांची को वापस लेकर ही आएगा। तो ये बात उन दोनों के बीच की है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है ना? ऐसा नहीं है बढ़िया। अगर सिचुएशन बद से बदतर भी हो जाती है और अगर सांची हमारे साथ नहीं चलता है, तो मैं नहीं चाहता कि सांची को किसी भी बात का रिग्रेट हो। और जब फ्यूचर में मैं सांची से मिलूंगा, तो मैं उसको जरूर बचाना चाहूंगा कि जब हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो हमें यहाँ पर उसकी वजह से कितनी बेहतरीन चीज मिली। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बद से बदतर सिचुएशन यही हो सकती है कि सांची यहाँ से नहीं जाएगा, है ना? पर क्या इससे बढ़कर तुमने कभी कुछ सोचा है कि क्या हो अगर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त सांची और सभी लोग यहाँ पर मारे जाएं? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? ऐसा ठियाई हुई बुढ़िया औरत अपने ही प्लान में अपनी मौत के बारे में कौन सोचता है? ये सुनकर बिग मॉम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर ब्रूली के मिरर वर्ल्ड के अंदर कैरेट नॉन स्टॉप ब्रूली को गुदगुदी किए जा रही थी और बोलती है कि अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मेरे हाथ नहीं रुकने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ना चाहते हुए भी ब्रूली को सब कुछ बताना पड़ता है। तो बताओ मुझे, कौन सा मिरर सीधा हमें कैसल तक लेकर जाएगा? अरे ओ पागल लड़की, तेरा दिमाग तो ठीक है। यहाँ करोड़ों मिरर से भला मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता सकती हूँ? अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें खुद मिरर से ही पूछना होगा। और चॉपर और कैरेट ठीक ऐसा ही करते हैं और यहाँ के एक एक मिरर से पूछना शुरू कर देते हैं और सभी मिरर्स बोलना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर चॉपर सांची, लूफी, नामी, पेड्रो और ब्रूक के बारे में इन मिरर्स से पूछता है और मिरर्स बोलते हैं कि आखिर ये लोग है कौन? हम तो पहली बार ऐसे किसी इंसान को सुन रहे हैं। चॉपर, मुझे बहुत ही अच्छी ड्राइंग आती है। एक काम करती हूँ, उन सभी की शक्लें ड्रॉ कर देती हूँ और इन सभी मिरर्स को दिखाती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ ओपेरा नामी से कहने लगता है, ओए चल कुड़िए, हुण अपना मुंह खोल ते दस मैनू सानू लूला दी लोकेशन कहाँ मिल सकती है? अरे ओ थैनोस के छोटे भाई, मैं अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं दे सकती हूँ। लेकिन तभी ओपेरा इसकी तरफ एक क्रॉसबो को एम कर देता है। तो ठीक है सोनिए, जे तू अपना मुंह नहीं खोलना तो 5 सेकंड के बाद मैं इस तीर से तुम पर हमला कर दूंगा। ये देख कर नामी पैनिक कर जाती है। हाँ, इसका एक हमला ही मेरी जान ले सकता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? और ये देखकर लूफी नामी से कहने लगता है, नामी तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ बस टूटने ही वाले हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। साले लूफी के बच्चे चुप हो जा, ये बहुत ही घटिया आइडिया है, ऐसा मत करो। और ओपेरा नामी पर उस तीर को चलाने ही वाला होता है कि तभी जिम्बे यहाँ पर आ जाता है। अरे जिम्बे, तू इतने की करदा? और जिम्बे बोलता है कि ओपेरा अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जिम्बे 5000 ब्रिक फिस्ट नाम का एक अटैक यूज करता है और सीधा ओपेरा के पेट में जड़ देता है, जिसे देखकर नामी और लूफी शॉक्ड हो जाते हैं और जिम्बे के एक पंच से ही ओपेरा ढेर हो जाता है। और लूफी और नामी से जिम्बे कहने लगता है कि तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे अच्छा लगा और माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। और जिम्बे को देखकर लूफी और नामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम रेइजू को देखते हैं। एक डॉक्टर इसका चेकअप कर रहा था और बताने लगता है कि रेइजू की कंडीशन अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और बताता है कि अगर आज रेइजू पूरी रात आराम करती है तो कल टी पार्टी में भी जा पाएगी। जिसके बाद डॉक्टर यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर खड़े एक सोल्जर से कहता है कि इस बात को विंसमुक फैमिली को बता दो। और यहाँ पर सांजी रेइजू से मिलने के लिए यहाँ पर आ चुका है और आते साथ ही उस सोल्जर को ढेर कर देता है और अपने बनाए हुए उस लंच बॉक्स को नीचे जमीन पर रखकर रेइजू के पास जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही रेइजू को होश आ जाता है तो देखती है कि इसका पैर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और तभी सांजी इसके पास आकर बैठ जाता है। रेइजू जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और मुझे बताओ कि तुम्हें याद है तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ, मुझे याद आया, मैं यहाँ पर कैसल की तरफ आगे बढ़ रही थी और उसी बीच कुछ सोल्जर्स उन घुसपैठियों के साथ लड़ रहे थे और तभी इसके बीच एक गोली मुझे लग गई और मैं बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। रेइजू दरअसल तुम्हारी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की गई है और जिस सच को अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम शायद ही उस पर यकीन कर पाओगी। और यहाँ पर लूफी और नामी जिम्बे से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर क्या तुम इन सलाखों को तोड़ सकते हो क्या जिम्बे? मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। और जिम्बे अपने फिशमैन कराटे शार्क ब्रिक फिस्ट नाम के एक अटैक से अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अरे यार इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जिम्बे, अब वक्त आ चुका है कि हमें प्लान ए को एक्टिवेट करना होगा, थोड़ी सी पेशेंस रख लिया कर। और लूफी दोबारा से अपने हाथों को तोड़ने की कोशिश में लग जाता है। लूफी रुक जाओ, मेरे पास एक और चारा है, क्योंकि ये बुक्स हैं, इसी वजह से ये आग बहुत ही जल्दी पकड़ सकती हैं। तो मैं बस यहाँ पर आग लगा दूंगा और जैसे ही तुम्हारे हाथों में ये जो कील गाड़ी गई है वो जल जाएगी, तुम लोग
जल्दी से बाहर आ जाना। जिम्बे, ये किस तरह का प्लान है यार? तुम हमें इस बुक के समेत जलाना चाहते हो? हमारे पास इससे बेहतर और कोई भी चारा नहीं है नामी। वक्त निकलता जा रहा है और तुम भी जानती हो कि अभी यहाँ से निकलना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये सुनकर लूफी मान जाता है। ठीक है जिम्बे यार, जला दे मेरे हाथ। अबे पागल लूफी! और जिम्बे इस बुक में आग लगा देता है और धीरे धीरे करके पूरी बुक में आग लग जाती है और तभी लूफी का हाथ उस आग की वजह से आजाद हो जाता है और जल्दी से नामी को उसकी कमर से पकड़ते हुए बुक के बाहर जंप लगा देता है। लेकिन तब तक इनकी बॉडी में भी आग लग चुकी थी और जिम्बे सही समय पर इनके ऊपर पानी फेंक देता है और ये लोग फाइनली आजाद हो जाते हैं। और लूफी खुशी के मारे कहने लगता है, यार मजा आ गया और इसके लिए मुझे अपने हाथों को तोड़ना भी नहीं पड़ा। नामी भाई तुम ठीक हो ना? और नामी भी, अरे भाई यार क्या ये शिट यार नामी के कपड़े भी फाड़ दिया वे लोगों ने, ये तो गलत है भाई। गाइस अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। और जिम्बे लूफी को कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया लूफी? हमारी पहली मुलाकात भी जेल के अंदर ही हुई थी। हाँ मुझे याद है जिम्बे। तभी नामी भी अपने कपड़े चेंज कर लेती है। भाई क्या जरूरत है वैसे यार, रहने देती। तुम्हारा शुक्रिया जिम्बे, तुमने आज हमारी जान बचा ली। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर जिम्बे बताने लगता है कि ये लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन जैसा कि तुम जानती ही हो कि सन पायरेट्स और बिग मॉम इन दोनों ने हाथ मिला लिया है। ये सुनकर नामी शॉक्ड हो जाती है। पर जिम्बे यार, तुम भी तो सन पायरेट से बिलोंग करते हो ना? तो अभी अभी जो तुमने किया भाई वो क्या था? इसका मतलब क्या हुआ? जिस पर जिम्बे कहता है, तुम इसे रिबेलियन कह सकती हो। वैसे भी अब मुझे बस अपनी आजादी चाहिए और मैंने बिग मॉम से अपने रास्तों को अलग कर लिया है। और तभी बाकी के सोल्जर्स की भी यहाँ पर आवाज आने लगती है जो कि यहीं पर आ रहे थे। लूफी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और तभी लूफी नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। यार मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाने को चाहिए। और लूफी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अरे लूफी, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भूख कैसे लग सकती है भाई? जिम्बे, लूफी ने आज पूरा दिन बस फाइट ही की है और साथ ही में इसने कुछ खाया भी नहीं है, तो शायद इससे कमजोरी आ गई होगी। चिंता मत करो यार, मैं कुछ खाने नहीं वाला। और लूफी खड़ा हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वापस उस जगह पर जाना होगा। साथ ही में मुझे सांजी को पुडिंग के जाल से भी आगाह करना होगा। और ऐसा बोलकर लूफी यहाँ से जाने लगता है। जिम्बे यार तुम्हारा शुक्रिया, प्लीज मेरे लिए नामी का ख्याल रखना। अरे लूफी, तुम जा तो रहे हो पर मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। बाहर बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद हैं। हाँ लूफी के बच्चे, और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। साले दोबारा से लुढ़क जाएगा। नहीं नामी, मैं वादा करता हूँ यार, इस बार मैं अपना ख्याल रखूंगा और मेरी फिक्र मत करो। और ऐसा बोलकर लूफी अपने थर्ड गियर को एक्टिवेट कर देता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक जैसे सोल्जर को निपटा देता है। और यहाँ पर सांजी रेजो को हर एक बात बता देता है। रेजो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? नहीं सांजी, मुझे तुम पर भरोसा है और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहोगे। और वैसे भी तुम मुझसे झूठ क्यों ही कहोगे? पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पुडिंग असल में ऐसी है। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? जिस पर रेजो बताने लगती है कि तुम्हें ये नहीं लगता क्या कि पुडिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है और ज्यादा ही परफेक्ट है। इसी वजह से मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया और फिर मेरा हाल तुम देख ही सकते हो। और सांजी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अगर बिग मॉम को हमसे शादी करनी ही नहीं थी, अगर उसे हमें मारना ही था, तो मुझसे इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए गए? उसने मुझसे ये वादा क्यों लिया कि अगर मैं चुपचाप पुडिंग से शादी कर लेता हूँ तो मेरे सभी दोस्तों को यहाँ से जिंदा जाने देंगे? पर ये सब कुछ बस एक चाल थी। वो सभी लोग एक नंबर के झूठे हैं और साथ ही मैं कितना बड़ा वाला बेवकूफ हूँ जो कि इनकी जान से में आ गया। और ये सारी बातें सुनकर रेजो कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है सांजी। उन्होंने तो हमारे पिता तक को बेवकूफ बना दिया है, जबकि वो तो इतने ज्यादा इविल हैं और खुद को जर्मा किंगडम का रूलर भी कहते हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए था कि वो किससे डील कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पिता बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, लेकिन जब उनका पाला एक एम्परर से पड़ा तो उन्होंने अपनी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उन्हें थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। आफ्टर ऑल हमारा सामना एक एम्परर से है। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है सांजी। पर तुम्हें सच कहूँ तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जर्मा पूरी तरह से तबाह हो जाए। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी को जीकर जहाँ मुझे रोज इमोशनलेस होने का एक्ट करना पड़े। सांजी तुम अलग हो, तुम्हारे पास ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है और तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। रेजो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो लोग कल तुम्हें भी जान से मार डालेंगे, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? ये सुनकर रेजो कहती है कि लगता है कि मेरे छोटे भाई को मेरी फिक्र हो रही है और कहती है कि मेरी फिक्र करना छोड़ दो सांजी। वैसे भी मैंने पास्ट में तुम्हारी बस एक बार ही मदद की थी और तुम्हें उसके लिए अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। और सांजी को समझाते हुए कहने लगती है कि इससे ज्यादा बेहतरीन मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। जाओ और जाकर अपने दोस्त को ढूंढो और सही मौका देखते हुए उनके साथ यहाँ से चले जाना और जर्मा को यहाँ पर उनके कर्मों की सजा को भुगतने के लिए छोड़ दो। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है रेजो? अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हें मालूम भी है बराटी के साथ ये लोग क्या करेंगे। पर अगर एक बार तुम यहाँ से चले जाओ सांची, उसके बाद हम सभी लोग वैसे भी मारे जाएंगे और हमारे मरने के बाद बराटी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे भी सांची, तुम्हें हमारी माँ के लिए जीना होगा। ये सुनकर सांजी भी हैरान हो जाता है। हाँ सांची, मेरे पास एक ऐसी मेमोरी है जिससे कि मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ और ना ही मैं इसे कभी भूलना चाहती हूँ। रेजो, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? और रेजो बताने लगती है कि इसके बचपन में हमारे पेरेंट्स के बीच में एक भयंकर फाइट हुई थी और उसे सुनकर कोई भी बता सकता था कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर पर बात चल रही है। और हम पास्ट के उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर सांजी की मॉम ये नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएं और वो किसी तरह के इमोशनलेस सुपर ह्यूमंस बन जाएं। और रेजो आगे बताती है कि मदर इस सर्जरी के खिलाफ थी, लेकिन फादर ने फिर भी जबरदस्ती करके सांची की माँ के ऊपर उस सर्जरी को परफॉर्म किया। लेकिन एंड में मॉम ने तंग आकर जहर पी लिया था ताकि इस सर्जरी का असर ना हो सके। और इचिजी, नेजी और योनजी ये तीनों सुपर ह्यूमंस की ताकत के साथ पैदा हुए। पर सांची तुम अलग
हो, तुम बस एक नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा हुए जो कि इमोशन से भरा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी मॉम चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उस जहर का असर हमारी मॉम की बॉडी के ऊपर दिखने लगा और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। ये सब सुनकर सांजी कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरी मॉम मेरी ही वजह से मारी गई, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ का वो बनाया हुआ जहरीला खाना ही आखिरी बार खाया था। बकवास बंद करो सांजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर एक दिन मॉम से मिलने जाया करती थी और मैं उन्हें फादर के बारे में बताती थी कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वो बस दिन रात यही कहते हैं कि हमें ताकतवर बनना है, दिन रात बस हमें ट्रेन करने में लगे रहते हैं और हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। और एक बार जब मैं मॉम से मिलने गई तो उनकी टेबल पर कुछ रखा हुआ था और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वही खाना है जो कि सांजी ने मेरे लिए बनाया है। और सांजी, हमारी मॉम की आंखों में आंसू थे। वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि उनका बेटा सांजी एक नॉर्मल इंसान की तरह पैदा हुआ है। और रीजू बताने लगती है कि मैंने उस दिन मॉम के चेहरे पर स्माइल देखी, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि उन्हें उस टॉक्सिन को लेने का कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि चलो कोई तो एक नॉर्मल इंसान पैदा हुआ। इसके बाद रीजू इमोशनल हो जाती है और सांजी से कहने लगती है कि सांजी, तुम कोई फेलियर नहीं हो और सही मायने में तुम हमारी मॉम की परछाई हो, जिसके लिए हमारी मॉम ने अपनी जान दे दी। भले ही वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन अपनी काइंडनेस के रूप में वो हमेशा तुम्हारे दिल में तुम्हारे साथ मौजूद हैं। तुम्हें एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि तुम्हें हर हालत में जीना होगा सांजी, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए हमारी मॉम ने अपनी जान दे दी। तुम वही फ्यूचर हो जिसे कि हमारी मॉम देखना चाहती थी। इसी वजह से तुम इतने ज्यादा दयालु और इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। अब इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि कैसल के अंदर दौड़ रहा होता है और सभी सोल्जर्स लूफी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। और अब धीरे धीरे करके सेकंड फ्लोर तक भी ये बात पहुंच जाती है कि स्ट्रॉ हैट लूफी आजाद हो चुका है और सेकंड फ्लोर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और लूफी सांजी को आवाज देते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और बिग मॉम पायरेट्स के छोटे मोटे सोल्जर्स इसके सामने आ जाते हैं और लूफी इन सभी पर ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू कर देता है और एक एक को हराते हुए आगे बढ़ता जाता है। और तभी लूफी का सामना उसी बंदे से हो जाता है जहाँ पर इसके भाई और इसने मिलकर लूफी को नॉकआउट कर दिया था। लगता है पिछली बार का मुक्का तुम भूल चुके हो, इस बार तो नहीं बचेगा। मोटे, चुपचाप मुझे सांजी का पता बता दे। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लगता है तुम्हारी अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई है। और तभी लूफी को याद आ जाता है जिन्होंने इस पर हमला किया था। अच्छा, तो तुम वही हो? हाँ। और ऐसा बोलकर लूफी अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर रीजू सांजी से कहती है कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है सांजी, तुम्हें इससे ज्यादा बेहतरीन मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है? वैसे भी मुझे मालूम है कि अगर तुम एक बार यहाँ से एस्केप कर जाओगे तो बिग मॉम तुम्हारे उस ओल्ड शेफ के पीछे दोबारा से नहीं जाने वाली है। और दूसरी बात, जर्मा एक ट्रैश है और मुझे मालूम है कि हमने कोई बहुत ही ज्यादा अच्छे कर्म नहीं किए हैं कि दुनिया हमें याद रखना चाहेगी, इसलिए हम सभी का खत्म हो जाना ही सही रहेगा। हमने बस तबाही मचाई है और दुनिया हमारे बिना ही ठीक है सांजी। और रही बात बिग मॉम की, वो इस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी के पीछे है और वैसे भी कल हम सभी लोग मारे जाने वाले हैं, तो अब कोई भी विंस्मोक फैमिली से तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। जिस पर सांजी भड़कते हुए कहने लगता है कि तुम जानती हो मैं उन सभी से नफरत करता हूँ, लेकिन इन सब की वजह से तुम्हें क्यों मरना होगा? जिस पर रीजू कहने लगती है कि मैं अपने फादर को डिसअबे नहीं कर सकती हूँ, वो जो भी कहे मुझे वो करना ही होगा। मैं तुम्हारी तरह आजाद नहीं हूँ सांजी, और वैसे भी मैंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जाने ली है, इसलिए मुझे भी अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। अब इसके बाद हम पेड्रो और तमागो को देखते हैं जहाँ पर पेड्रो ने तमागो को बीच में से काट दिया होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का अंडा बाहर निकल जाता है। लेकिन अगले ही पल ये अंडा पूरी तरह से इवॉल्व होकर विस्काउंट ह्यूगो में बदल जाता है, जिसे देखकर पेड्रो भी हैरान हो जाता है और अजीब सा क्रीचर बताने लगता है कि मेरी स्वॉर्ड स्किल्स और मेरी स्ट्रेंथ तमागो से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अब तुम नहीं बचने वाले हो। और पेड्रो पर हमला करना शुरू कर देता है और नया वाला तमागो पेड्रो को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। लेटा लेटा कर उठा उठा कर पटक रहा था और नया वाला तमागो पेड्रो पर भारी पड़ने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ ब्रू का भी बिग मॉम के सामने होता है। जरा यहाँ की हालत को तो देखो, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया हड्डी के ढांचे, और तुम इतने बड़े वाले ढीठ हो कि तुम्हें अब भी मुझसे लड़ना है। हाँ, तुमने सही कहा और आज मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूं और तुम्हें हराकर इस रोड पोनिग्लिफ की कॉपी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। आगे चलकर तुम मुझे बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करने वाले हो और मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तुम्हें कब अपनी यूनिक कलेक्शन में ऐड करूं? तभी ब्रूक हवा में जंप लगा देता है और बिग मॉम की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है इस पर हमला करने के लिए कि तभी ज़्यूस मैदान में उतर जाता है और एक के बाद एक पर्पल लाइटिंग से ब्रूक पर अटैक करता है। लेकिन ब्रूक फिर भी ये सारे हमले डॉज करते हुए आगे बढ़ता जाता है और तभी प्रोमेथ्यूस भी मैदान में उतर जाता है और ब्रूक पर फायर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से ब्रूक के बच्चे कुछ बाल भी जलने लगते हैं। लेकिन ब्रूक जैसे तैसे इसके इस हमले से बच जाता है और तभी बिग मॉम घुमाकर अपने हाथ को सीधा ब्रूक पर दे मारती है, लेकिन ब्रूक इससे भी डॉज कर जाता है और तभी ज़्यूस यहाँ पर आकर दोबारा से इस पर हमला कर देता है और इस बार ब्रूक पूरी तरह से भुन जाता है। लेकिन अगले ही पल दोबारा से रिवर्स जंप करते हुए तेजी से बिग मॉम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। प्रोमेथ्यूस भी इस पर हमला करता है पर ब्रूक सीधा अपनी स्वॉर्ड को स्पिन करते हुए बिग मॉम पर हमला कर देता है और इस बार ब्रूक इस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर तमागो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है पर जैसे तैसे करके पेड्रो दोबारा से इसे काटने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तमागो दोबारा से इवॉल्व होकर एक और फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम है काउंट निवाटोरी, जो कि तमागो की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म होती है। ना जाने ये सब काम खत्म होगा, मुझे यहाँ से जाना भी है। और पेड्रो तमागो का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी तमागो के जितने भी सोल्जर्स थे ये सभी पेड्रो को घेर लेते हैं
और सभी लोग कहते हैं कि हमारे होते हुए तुम तमागो तक नहीं पहुंच सकते हो। लेकिन पेड्रो डायनामाइट का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है और यहाँ पर लूफी सेकंड गियर में आ चुका है और इसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसने इसे नॉकआउट किया था और लूफी अपनी गम हॉक गैटलिंग का यूज करके इस पर हमला कर देता है। लेकिन लूफी के हमले का इस पर कुछ खास असर नहीं होता है। ये देखकर लूफी अपना दिमाग चलाता है और इस बार ईगल बजूका से हमला करता है जिससे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं छा जाता है। लेकिन इसी धुएं के बीच लूफी अपने हाथ को इसके गले में फंसा देता है और इसके गालों को खींचते हुए कहता है कि बताओ आखिरकार तुमने सांजी को कहाँ पर छुपा रखा है। और यहाँ पर ब्रूक ये देख कर हैरान हो जाता है कि इसकी ये जो स्वॉर्ड है ये बिग मॉम की बॉडी के अंदर घुसना तो छोड़ो इसे चुभ तक नहीं पाती है। गोरिल्ला ग्लास जैसी इसकी स्किन होती है। मैं नहीं मानता ये कोई बुढ़िया औरत है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बिग मॉम इसे दूर झटक देती है और इसे पकड़ती है और दोबारा से एक जोरदार थप्पड़ मार के इसे दीवार के साथ सटा देती है और ज़्यूस आगे आकर ब्रूक का पापड़ बना देता है और ब्रूक जल्दी से एक अटैक परफॉर्म कर देता है जिसकी वजह से प्रोमेथियस के चेहरे पर एक कट लग जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। और जैसे ही दूसरा हमला करने वाला होता है तभी पीछे से बिग मॉम का इतना ज्यादा पावरफुल घूस आता है कि एक घूसे में ही ब्रूक का काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पर स्मूदी के सामने एक पर्सन आता है और बोलता है कि जनरल स्मूदी हमारे सामने एक दिक्कत आ चुकी है और बताता है कि जिम्बे इस वक्त स्ट्रॉ हैट्स का साथ दे रहा है। अच्छा तो इसने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। हाँ मेरी बात को गौर से सुनो। तुम जानते हो ना अगर मामा को इसके बारे में पता चला और उन्हें गुस्सा आ गया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उनके गुस्से को शांत कर पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें बहुत आराम से की जाए। मैं नहीं चाहती कि वेडिंग डे वाले दिन कोई भी सीन क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर्स देती हूँ कि जाओ और सभी को पकड़ लो और जान से मार डालो। अगर मामा को कुछ भी पता नहीं चलेगा तो उन्हें गुस्सा भी नहीं आएगा। और 4th फ्लोर पर आने वाले हर एक रास्ते को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे देती है। और यहाँ पर बिग मॉम ब्रूक को किसी एनिमे स्टैचू की तरह खेल रही होती है। मानना पड़ेगा तुम कितने ज्यादा कमाल के हो। तुम्हारे जैसा इंसान या स्केलेटन या गोश्त पता नहीं तुम क्या हो, मैंने आज तक नहीं देखा। ऊपर से लेके नीचे तक हड्डियों का ढांचा हो लेकिन फिर भी जिंदा हो और अच्छा खासा लड़ भी लेते हो। इसलिए मैं तुम्हें हड्डी पहलवान का नाम देती हूँ। ये सुनकर ब्रूक की आत्माएं निकल जाती हैं और बेचारा लाचार होकर बस इसे देखता जा रहा था। हड्डी पहलवान जो कि अभी है एक चड्डी पहलवान। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी पावर्स कमाल की हैं। तुमने अकेले ही मेरे सभी चेस्ट सोल्जर्स को पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया। अब मुझे समझ में आया तुम्हें सोल किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पर अफसोस तुम मेरे इन 3 होमीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो और इसके लिए एक खास रीजन भी है। और उसका रीजन ये है कि ये 3 होमीज मेरे अपने सोल के फ्रेगमेंट से बने हुए हैं। तुम इन्हें कभी नहीं हरा सकते हो। और चेस्ट सोल्जर्स ब्रूक के कपड़ों की तलाशी लेकर मामा को बताते हैं कि हमें इनके कपड़ों से कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए पर तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी कि तुम यहाँ पर मेरे पोनी ग्लिफ को चुराने आए थे। जिसका मतलब ये है कि तुम किसी और को पायरेट किंग बनाना चाहते हो क्योंकि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसके जरिए से वो पोनी ग्लिफ्स को सुन सकता था और उसे कहते हैं वॉइस ऑफ ऑल थिंग। पर अफसोस मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है। पर हमारे पास कोई ऐसा है जिसके जरिए से हम भी इस पोनी ग्लिफ को रीड कर सकते हैं। तभी पुडिंग यहाँ पर आ जाती है। अरे पुडिंग बच्ची कि तुम्हारी तीसरी आंख निकल आई। और पुडिंग की तीसरी आंख के बारे में सुनकर ब्रूक शॉक्ड रह जाता है और पुडिंग बोलती है कि मामा मैं वैसे भी एक हाफ ब्लड हूँ, मेरे अंदर मेरी ट्राइब का प्योर ब्लड नहीं है तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि मेरी पावर्स अवेकन होंगी भी या नहीं। आप मुझसे एक ही सवाल क्यों करती रहती हो। ये सुनकर बिग मॉम भी हंसते हुए कहने लगती है कि मुझे इस सवाल को पूछना ही होगा क्योंकि अगर तुम्हारी पावर्स अवेकन नहीं होती हैं तो तुम उस थर्ड आई के साथ एक क्रीपी सी लड़की के अलावा और कुछ नहीं होगी। ये बात पुडिंग को बुरी लग जाती है। लगने दो भाई क्या ही फर्क पड़ता है इससे, गदारे लड़की है। और यहाँ पर लूफी ने कडेंसा को पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया था लेकिन ये बंदा सांजी के बारे में लूफी को कुछ भी नहीं बताता है। और यहाँ पर रीजू बार बार सांजी को यहाँ से भागने के लिए कह रही थी पर रीजू मैं इन ब्रेसलेट्स के साथ कहीं नहीं जा सकता हूँ। और रीजू इसे बताती है कि असल में इसके हाथ में अभी जो ब्रेसलेट्स हैं ये नकली हैं क्योंकि जब मुझे ये दिए गए थे मैंने इन्हें नकली ब्रेसलेट्स के साथ एक्सचेंज कर दिया था जिसका मतलब है कि अब तुम यहाँ से बहुत इजीली एस्केप कर सकते हो सांजी और तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सांजी को रिग्रेट हो जाता है कि इसने लूफी की पिटाई लगाई थी। इसी वजह से लूफी के पास वापस जाने में झिझकता है और तभी रीजू चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सांजी, तुम्हारे दोस्त सही मायने में तुम्हारी फिक्र करते हैं और जैसे दोस्त तुम्हारे हैं ऐसे दोस्त जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। तो अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ इस सीरीज का 119वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और गाइज आप सभी को हैप्पी दिवाली। और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 8 के कमेंट्स। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।